जिसका भी क्वेश्चन है कोई अंतर नहीं है। नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन पूछे थे वहां पर उसका उत्तर नहीं होगा, नहीं। अब जैसे आप ही हैं, घर में मान लिया जाए कि आपका नाम विकास है, लेकिन घर में सबसे छोटे हैं, तो आपको कभी छोटू कह के घर में पुकारा जाएगा, कभी विकास कह के पुकारा जाएगा, कभी विकास कहा जाएगा, कभी छोटू तो कभी विकास तो कभी छोटू। तो वही बात है और कुछ नहीं है। क्या जिलाई? चलिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ऑफलाइन वाले आप लोग का भी स्वागत है। अब बतियाना ना है, बतियाते रहती है। तो क्या पढ़ा रहे थे हम? पहला चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा आज। पहला चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर जो हम आपको पढ़ा रहे थे, उस चैप्टर का नाम है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नामक चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होता है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1909 के भारत शासन अधिनियम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 1909 के बाद के जो अधिनियम है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इन तीन अधिनियमों के विशेषता को हम लोगों को पढ़ने हैं। इन तीन अधिनियमों के विशेषता को आज के सेशन में हम लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम। चलिए आइए बोर्ड पे समझिए। हेडिंग मारना लिए हैं। देखिए, इस समय 1919 ईस्वी के समय भारत सचिव पद पर आसीन, अर्थात भारत सचिव, इस समय भारत सचिव या राज्य सचिव पद पर आसीन थे। उनका नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो 1919 ईस्वी के समय भारत सचिव पद पर थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और इस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड जॉर्ज। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे आपको लॉर्ड जॉर्ज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लॉर्ड जॉर्ज। ये जो तीन फैक्ट बताए हैं, इसमें से एक बात पूछा हुआ है, एक बार बीपीएससी पूछा है और भी एक बार कोई परीक्षा पूछा है।
लेकिन बीपीएससी एकदम पूछा है, कंफर्म पूछा है। 60 से 62वीं बीपीएससी पूछा है, और 60 से 62वीं बीपीएससी में यह बात पूछा गया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ था, तो उस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस प्रश्न का उत्तर होता आपको लॉयड जॉर्ज। प्रश्न का उत्तर क्या होता? लॉयड जॉर्ज होता। ठीक है, अब देखिएगा, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने निभाया था, जिस वजह से 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, जिस वजह से 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अब यहां पर एक सवाल यह पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या है? पूछा गया, यह प्रश्न है, किस एग्जाम का पूछा गया है, यह एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, लेकिन यह किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार है। यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार है। यह एक प्रकार का संवैधानिक सुधार है। और इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करें, तो इस अधिनियम को लेकर के यह बात कहा जा सकता है कि इस अधिनियम के जरिए अंग्रेजों का जो उद्देश्य था, अंग्रेजों का उद्देश्य था भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करना। इस अधिनियम का उद्देश्य था, यह जो अधिनियम पारित किया गया था। ऐसे इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं, आगे इस अधिनियम के विशेषता के विषय में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस अधिनियम को जो ब्रिटिश संसद ने लाया था, उसके कई सारे उद्देश्य थे। उन उद्देश्यों में एक उद्देश्य था भारत का आर्थिक तौर पर शोषण करना। दूसरा उद्देश्य था भारत को अधिक से अधिक समय तक गुलाम बनाकर रखना। ये दो मूल उद्देश्य की पूर्ति को लेकर ही 1919 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिशों द्वारा जो है आपको पारित किए गए थे। अब इस अधिनियम की अगर हम विशेषताओं की बात करेंगे, तो इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की जो कई सारी विशेषताएं हैं, उसमें पहला विशेषता यह है कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। इसका क्या मतलब है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। अभी अगर आप केंद्रीय स्तर पर या देश स्तर पर देखेंगे, देश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर कहिए, देश स्तर कहिए या राष्ट्रीय स्तर कहिए, बात बराबर है। संसद का दो सदन है, एगो है लोकसभा और एगो है राज्यसभा, है कि ना? इतना तो कम से कम जानते हैं आप, समझ गए? बहुत बड़ी बात है, इतना जानना बहुत बड़ी बात है, समझ गए? तो केंद्रीय स्तर पर वर्तमान में संसद के दो सदन हैं, एगो है लोकसभा और एगो है राज्यसभा। और राज्य स्तर पर जो है, राज्य स्तर पर भी दो सदन है, एगो विधानसभा और एगो विधान परिषद। एगो विधानसभा और एगो विधान परिषद। यही तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, यही तो द्विसदनीय विधायिका है। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में विधानसभा, विधान परिषद आता है। तो ये जो वर्तमान समय में केंद्रीय स्तर पर भी दो सदनों वाली विधायिका आपको देखने को मिलता है, राज्य स्तर पर भी कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधायिका देखने को मिलता है। इसको लेकर के प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही किए गए थे। तो केंद्र में दो सदनों वाली विधायिका होगी, मतलब विधि निर्माण करने वाली
दो संस्थाएं होगी, विधि निर्माण करने वाली दो संस्थाएं होगी, जिसमें एगो को राज्य परिषद नाम दिया गया और दूसरे को केंद्रीय विधान सभा नाम दिया गया। एगो को राज्य परिषद नाम दिया गया और दूसरे को केंद्रीय विधान सभा नाम दिया गया, और राज्य परिषद ही बाद में जाकर के कहलाया राज्यसभा, और केंद्रीय विधान सभा ही जाकर के बाद में कहलाया आपको लोकसभा कहलाया। तो ये जो आज आपको केंद्र में दो सदनों वाली विधायिका देखने को मिल रहा है, लोकसभा राज्यसभा, इसको लेकर के प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया था। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से इस बात को याद रखना है कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। इसके बाद एक आपको विद्वान हुआ करते थे लियोनस कर्टियस, एक आपको विद्वान हुआ करते थे लियोनस कर्टियस, ब्रिटिश विद्वान थे, और ब्रिटिश विद्वान लियोनस कर्टियस थे। लियोनस कर्टियस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। लियोनस कर्टियस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था डायार्की। डायार्की उस पुस्तक का नाम था, डायरकी, डायरकी पुस्तक का नाम था। यह पुस्तक लियोनस कर्टियस के द्वारा लिखा गया था, और इस पुस्तक में लियोनस कर्टियस ने द्वैध शासन व्यवस्था को लेकर के चर्चाएं की थी, और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। प्रांत यानी राज्य, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को जो है आपको लागू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। द्वैध शासन का सीधा सा अर्थ होता है जब कोई भौगोलिक क्षेत्र में, जब किसी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में दो दो लोगों का शासन हो, दो दो संस्थाओं का शासन हो, तो उसी को कहा जाता है द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई, और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई, इसमें प्रांतों में शासन प्रशासन की कुछ जिम्मेदारी प्रांतीय गवर्नर जनरल को दी गई, और कुछ जो विधान परिषद और राज्य परिषद के चुने हुए सदस्य थे उन लोगों को दी गई। मतलब क्षेत्र एक ही था, वहां पर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी दो दो लोगों को दी गई। अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुई है, और प्रांतों में काम करने वाले विषय को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। एक आरक्षित विषय और दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा आपको हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। क्लियर है ये चीज? अब देखिएगा आप, इसके अलावे 1919 के भारत शासन अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई। और पिछले क्लास में भी इस बात को लेकर के हम चर्चा किए थे कि डायरेक्ट इलेक्शन उस इलेक्शन को कहा जाता है जिसमें आम जनता प्रत्यक्ष तौर पर पार्टिसिपेट करती है, आम जनता की प्रत्यक्ष तौर पर भागीदारी होती है, उसी को डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। और भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत को लेकर के प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया था। दूसरी बात यह है कि विश्व का कोई भी देश हो, विश्व के सभी देशों में लगभग शुरुआती वर्षों में, शुरुआती दिनों में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को मतदान करने का अधिकार हुआ करता था। और मतदान का जो इतिहास रहा है वो यह रहा है कि भारत में, भारत की अगर आप बात करेंगे, भारत में सबसे पहले चुनाव सब में, इलेक्शन में आज ना आप देख रहे हैं कि अगर आपका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया, अगर आपका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक अगर हो गया, आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी जाति के हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप बेरोजगार हैं, निठल्ला है, निकम्मा है, भिखारी हैं,
रिक्शा चालक हैं, कुछ भी हैं, अगर आपका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया है तो आप मतदान चुनाव में कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में आप मतदान कर सकते हैं, विधानसभा के चुनाव में आप मतदान कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले शुरू में जब भारत में चुनाव सब शुरू हुआ, सिर्फ उन लोगों को मतदान करने का अधिकार था जो राजे महाराजे हुआ करते थे और जो सरकार को टैक्स दिया करता था, सरकार को पैसा दिया करता था। आप लोग सरकार को टैक्स देते हैं? नहीं देते होंगे, नहीं देते होंगे। देते हैं? एकदम देते हैं, एकदम देते हैं। आप कोई भी जो वस्तु खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है। आप सीधे तौर पर नहीं देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर आप टैक्स सरकार को देते हैं। तो ठीक है, ठीक है, आप देते हैं टैक्स, आप देश के नागरिक हैं। आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो कौन पाकिस्तानी आकर के देगा? तो देना भी चाहिए टैक्स, समझे? अब समझिएगा, पहले क्या होता था, शुरू में सिर्फ राजा महाराजा मतदान कर सकता था चुनाव में, और सिर्फ जो सरकार को टैक्स देने वाले लोग थे वो मतदान कर सकते थे। मतलब कुल मिलाकर के अमीर लोग, राजा लोग, संपन्न वर्ग के लोग ही मतदान किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे मताधिकार की सीमा को आगे बढ़ाया गया और शुरू में महिलाएं भारत में मतदान नहीं किया कर सकती थी चुनाव में। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया कि अब भारत में महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार दिया जा रहा है। भारत में महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार दिया जा रहा है। और इसी अधिनियम के तहत, यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। और पहली बार भारत में महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग वर्ष 1926 ईस्वी में किया था। पहली बार महिलाओं ने भारत में मताधिकार का प्रयोग वर्ष 1926 ईस्वी में जो है आपको किया था। इसके बाद आपको बजट को लेकर भी इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। बजट को लेकर के इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए, पूरे देश के लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक बजट पेश हुआ करता था। पूरे देश के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बजट जो है आपको पेश हुआ करता था, जिसको लेकर के प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट में अगर आपको याद हो तो यह प्रावधान किया गया था कि पूरे देश के लिए एक बजट पेश होगा। और फिर जो है पहली बार 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में पूरे देश के लिए जो है एक बजट पेश किया गया, एक बजट पेश किया गया। और 1860 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक पूरे देश के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था। 1860 ईस्वी से 1860 से लेकर 1919 ईस्वी तक पूरे देश के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था। लेकिन 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया जाएगा। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया जाएगा। और फिर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। और इसके बाद केंद्र सरकार पूरे देश के लिए अपना एक अलग बजट पेश करना शुरू कर दिया। और जितनी भी राज्य सरकारें थी सभी अपने अपने राज्यों के लिए अलग अलग बजट पेश करना जो है आपको शुरू कर दिया। और यही कारण है कि आप देखते होंगे केंद्र में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार अपना अलग बजट पेश करता है। फिर प्रत्येक राज्य में जो राज्य सरकार है, जैसे बिहार में नीतीश जी की सरकार है तो बिहार की नीतीश सरकार अपना अलग बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है तो योगी सरकार अपना अलग बजट पेश किया। फिर बंगाल में ममता दीदी की सरकार है तो उनकी सरकार के द्वारा जो है आपको अलग बजट पेश किया गया, उनकी सरकार के द्वारा अपना अलग बजट पेश किया गया है। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है, चंपई सोरेन की सरकार के द्वारा अपना अलग बजट पेश किया गया है। तो जो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करता है और राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करता है, इस प्रक्रिया की शुरुआत भी 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही हुई है। और तब से लेकर के आज तक जो है ये लागू है देश के भीतर।
इसके बाद अगर देखा जाए तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की और भी कई सारी विशेषताएं हैं, इसमें और भी कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें एक प्रावधान यह भी है या यह भी था, एक प्रावधान यह भी था कि सिख ईसाई आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। सिख ईसाई आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। इसके बाद इस अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधान के तहत ही वर्ष 1926 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग का पहली बार गठन किया गया। और इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो जब यह अधिनियम पारित हुआ था तो उसी समय यह प्रावधान कर दिया गया था कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में सही रूप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जांच हेतु 10 वर्षों के बाद एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा और 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु ही साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में सही रूप में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसी के जांच को लेकर के 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग का गठन जो है आपको किया गया। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आयोग में टोटल 7 सदस्य हुआ करते थे और सातों के सातों सदस्य थे अंग्रेज, जिस वजह से साइमन कमीशन आयोग को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। तो ये जितनी भी बातें हमने आपको बतलाया है, ये सभी की सभी बातें जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। तो नीचे से नोट डाउन कीजिए। 1919 का भारत शासन अधिनियम डैश देकर के लिखिएगा। इस अधिनियम को इस अधिनियम को उस समय भारत सचिव पद पर आसीन इस अधिनियम को उस समय भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड मॉन्टेग्यू, भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड मॉन्टेग्यू, भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने मिलकर बनाया जिस कारण 1919 के भारत शासन अधिनियम को 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। इस अधिनियम के पारित होने के समय उसी लाइन में कंटिन्यू। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। कॉस्ट में लिख लीजिए बीपीएससी 60 से 62 भी, मतलब ध्यान में रहेगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि सेट और बनाइएगा ना
तो थोड़ा सा जो है जब इस प्रकार का प्रश्न है तो उसको कंसीडर करके चलना है, मतलब उसको याद करते हुए आगे बढ़ना है, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है। लॉयड जॉर्ज थे, कॉस्ट में बीपीएससी 60 से 62 भी। उसी में कॉस्ट 1, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक मिनट, वो नहीं लिखिए, पहले कुछ और लिखिए और तब वो लिखिएगा। उसी लाइन में कंटिन्यू लिखते जाइएगा, उसी में कंटिन्यू। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य, आज लाइन लगाया था ना जी, हैं? क्या सब बीच में घुस जा रहा था? अच्छा ठीक है, पीछे वाला पीछे ये रहेगा, चिंता मत कीजिए। हाँ, लाइन से नहीं एंट्री दिया तो ये सब खाली देह बड़का बड़का जो है ना चौड़ा चौड़ा बना लिया है सब। हाँ समझे, सब एकदम जानते हैं। देखिए एक बात आप जानिए, कोई एम्प्लॉय ही क्यों रह जाता है? वो मालिक क्यों नहीं बन पाता है? समझे? और उसका वेतन वही क्यों रह जाता है? क्यों नहीं बढ़ता है वेतन? अरे कोई वेतन कैसे बढ़ाएगा? काम पे बढ़ाएगा, आपके जिम्मेदारी पे बढ़ाएगा। और सब हमारे पास है, प्रत्येक महीना वेतन लेने का कहेगा वेतन बढ़ाइए ना। अच्छा, काम तो 22.5 करता है, अब वेतन बढ़ाइए। समझे? देखिए कोई एम्प्लॉय मालिक इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मालिक जिस तरीका से सोचता है उस तरीका से एम्प्लॉय सोच ही नहीं सकता। समझ गए? और वो जो है ना सिर्फ हाँ कर रहे हैं ना, ठीक है, ये वाला चीज होता है, हाँ करेंगे ना, ठीक है, तो ये वाला चीज होता है। जबकि होना क्या चाहिए जानते हैं? आप कहीं भी काम कीजिए एकदम पूरी निष्ठा के साथ आप काम कीजिए, ईमानदारी के साथ आप काम कीजिए। और अगर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो सामने वाला इंसान भी आपको लेकर के डिसीजन लेगा, आपका वेतन बढ़ा देगा, आपको फिक्स कर देगा। समझे? ऐसे थोड़े होता है। समझे? ये सबको तो क्या बताएं, सब जो है ना, जैसे हम क्लास आ गए, सब अब नीचे बैठ करके लूडो खेल रहा होगा। ठीक है, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 12 आया। समझे? अब मोबाइल चलाएगा, बतियाएगा सब। समझे? तो हम तो अब कोचिंग में सुधार कर रहे हैं, हम तो मोबाइल आदेश दे दिए हैं। समझे? ड्यूटी आवर में कोई मोबाइल नहीं चलाना है। ड्यूटी आवर में मोबाइल नहीं रहेगा तो सोचेगा, थोड़ा सा सोचेगा, थोड़ा काम करने के बारे में सोचेगा। और जैसे मोबाइल रहता, हम आए एकदम देख रहा है रील पे रील, जो मन हो रहा है वो देख रहा है। समझे? लूडो खेल रहा है। तो हम तो अपने अब सीरियस हो रहे हैं। इस सबको पैसा देते हैं तो कौन चीज का पैसा देंगे? है जब सुविधा, देखिए उस सबको पैसा क्यों देता है? आपको सुविधा मिल सके। हमको थोड़ी सुविधा चाहिए, हम तो रोटी नमक खाने वाले लोग हैं महाराज। समझे? तो हमको सुविधा नहीं चाहिए। आप लोग को सुविधा हो सके, इसी वजह से उन लोग को वेतन देते हैं। लेकिन आप लोग को भी सुविधा नहीं दे पाता है तो वेतन देने से क्या फायदा है? जब आप लोगों के साथ सही से आपको क्लास में एंट्री नहीं दिला पाता है तो उसको हम वेतन क्यों दे? ऐसे ही उस सबको हटा करके आप लोग अपने मन से आते रहिए, जाते रहिए, कम से कम पैसों तो बचेगा। तो चलिए लिखिए, यही कर दे। अच्छा, डेली आप लोग मार कीजिएगा। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य, इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य
भारत का आर्थिक शोषण करना, भारत का आर्थिक शोषण करना, भारत का आर्थिक शोषण करना, भारत का आर्थिक शोषण करना और भारत का आर्थिक शोषण करना और अधिक से अधिक समय तक, अधिक से अधिक समय तक भारत में शासन करना था, अधिक से अधिक समय तक भारत में शासन करना था, अधिक से अधिक समय तक भारत में शासन करना था, अधिक से अधिक समय तक भारत में शासन करना था, अधिक से अधिक समय तक भारत में शासन करना था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। अब लिखिएगा, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक नंबर में, एक नंबर में केंद्र में केंद्र में केंद्र में द्विसदनीय केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के गठन को लेकर, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के गठन को लेकर, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के गठन को लेकर प्रावधान किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के गठन को लेकर प्रावधान किया गया, जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद, जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, विधान परिषद नहीं विधानसभा, जिसमें एक राज्य परिषद, जिसमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान सभा, केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, का गठन किया गया, का गठन किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट 2 नंबर में इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में, प्रांतों में, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किए गए, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किए गए, जिसके तहत काम करने वाले विषय को, जिसके तहत काम करने वाले विषय को, जिसके तहत काम करने वाले विषय को 2 भाग, 2 भाग में बांटा गया, में बांटा गया, जिसमें पहला, जिसमें पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय हुआ करता था,
जिसमें पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय हुआ करता था। नीचे से नोट देकर के लिखिएगा, एनओटी नोट, नोट देकर लिखिएगा। फिर तीसरा पॉइंट लिखाएंगे, अभी नोट देकर लिखिएगा, नोट देकर लिखिएगा। लियोनस कर्टियस ने अपनी पुस्तक, लियोनस कर्टियस ने, लियोनस कर्टियस ने, लियोनस कर्टियस ने, लियोनस कर्टियस ने, लियोनस कर्टियस ने अपनी पुस्तक डायर्की में, यहां पे लिखा हुआ है डायर्की, लियोनस कर्टियस लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं लियोनस कर्टियस। लियोनस कर्टियस ने अपनी पुस्तक डायर्की में प्रांतों में द्वैत शासन को लेकर, डायर्की में प्रांतों में द्वैत शासन को लेकर प्रांतों में द्वैत शासन को लेकर, प्रांतों में द्वैत शासन को लेकर, द्वैत शासन को लेकर व्याख्या प्रस्तुत किया, व्याख्या प्रस्तुत किया, जिस कारण उन्हें, जिस कारण उन्हें, जिस कारण उन्हें प्रांतों में द्वैत शासन का जनक भी, जिस कारण उन्हें प्रांतों में द्वैत शासन का जनक भी, जिस कारण उन्हें प्रांतों में द्वैत शासन का जनक भी माना जाता है, जिस कारण उन्हें प्रांतों में द्वैत शासन का जनक भी माना जाता है, जिस कारण उन्हें प्रांतों में द्वैत शासन का जनक भी माना जाता है, फुल स्टॉप। और कॉस्ट में लिख लीजिए बीपीएससी, ई भी बीपीएससी का पूछा हुआ है और इस प्रश्न को बीपीएससी 2 बार पूछा है, 2 से 3 बार पूछा है इस प्रश्न को कि प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो प्रांतों में द्वैत शासन का जनक माना जाता है लियोनस कर्टियस। तो इस प्रश्न को बीपीएससी 2 से 3 बार पूछा है, तो इसलिए किसमें पूछा है ये नहीं लिखा रहे, लेकिन बीपीएससी पूछा है ये बात लिखा दी है। क्वेश्चन एकदम रिपीट करता है, 10% क्वेश्चन, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं, 10 से 11 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता। 10% क्वेश्चन एकदम रिपीट करता है। अगर 150 पूछेगा ना तो 150 का 10% निकालिए, 15 क्वेश्चन। बीपीएससी 150 क्वेश्चन पूछता है, 15 क्वेश्चन एकदम रिपीट होता है। परसों बिहार एसआई का परीक्षा हुआ है ना और कल डिस्कशन करवाए हैं ना, तो वहां पर हम कभी कभी बोले हैं ये देखिए पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। कल के क्वेश्चन के विषय में हम आपको बता दें कौन कौन पहले पूछा हुआ है, देखिए बता देते हैं। एक मिनट आप रुक जाइए, मैसेज मेरे मोबाइल में इतना है ना कि हम पगला जाते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी हम भेज दिए हैं, क्वेश्चन आंसर सब भेजे हैं और कल डिस्कशन भी करवाए हैं यूट्यूब पे। देखिए बता देते हैं, 10% बोले हैं ना, 10 वो क्वेश्चन हम तुरंत गिना देते हैं। पागल है लड़का, दिमाग उमाग है ये नहीं, सबको साला सब अक्षर कटुआ सब है। देखिए इसमें से कौन कौन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सुनिए। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया, पहले पूछा है, इस बार भी पूछा है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता, पहले भी पूछा है, आज भी पूछा है।
एस्चुअरी कौन सी नदी बनाती है? पहले भी पूछा है, आज भी पूछा है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता? पहले भी पूछा है, आज भी पूछा है। समान नागरिक सिविल संहिता पहले भी पूछा है, आज भी पूछा है। पूगा घाटी पहले भी पूछा है, आज भी पूछा है। गिन रहे हैं क्या गो हुआ है? क्या गो हुआ है? 6 गो हुआ है। अनुच्छेद 21 पहले भी पूछा है, इस बार भी पूछा है। सेडल पीक पहले भी पूछा है, इस बार भी पूछा है। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पहले भी पूछा है, इस बार भी पूछा है। नो। नो गो हुआ ना? नो एगो मिला। तो लगभग 100 गो में 9 गो बोल दिए ना। अभी तो एग्जैक्ट ध्यान में भी उतना नहीं ना है। ठीक है, आप मान के चलिए ना 10% एकदम पूछता है। ठीक है, आगे आइए। हम जो बोलते रहते हैं क्वेश्चन बैंक मेरा पढ़िए तभी होगा, उसमें है, उसमें बहुत मटेरियल है, समझे। एक तो उसमें बहुत कुछ है। वो किताब को लिखने में हमको 2 बरस लगा है। हम आपको बता रहे हैं जनरल कंपटीशन के दुनिया में जो स्थान लुसेंट लिया है ना, बिहार दरोगा में वो स्थान क्वेश्चन बैंक लेगा। क्वेश्चन बैंक का हमेशा शॉर्टेजे रहता है, समझ गए। क्वेश्चन बैंक जो हम लिखे हैं बिहार एसआई का, उसका नया एडिशन आ रहा है, अभी मार्केट में नहीं होगा, नया एडिशन आ रहा है। अभी तक जितना परीक्षा हुआ है सबके क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं, और उसमें तथ्य तो है ही, करंट भी शामिल कर रहे हैं, समझ गए। तो उस किताब के बिना बिहार एसआई नहीं निकल सकता है, इतना फिक्स है। अगर आपको निकालना है तो उस किताब को पहला पेज से लेकर के अंतिम पेज तक रट जाइए। आए, नया एडिशन होली के आसपास आएगा, नया एडिशन होली के आसपास आएगा। पुराना एडिशन सब हमको लगता है खत्म हो गया है, मार्केट में भी नहीं है। नया एडिशन होली के बाद, होली के आसपास आ जाएगा, होली से पहले ही आ जाना चाहिए। ठीक है, मेंस हो गया है, 64 वाला मेंस का वेट कर रहे हैं। 64 वाला पीटी हुआ है, मेंस होना है, 64 वाला मेंस तक के क्वेश्चन को शामिल करेंगे, समझ गए। चलिए लिखिए, अब लिख लिए। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत तीसरा पॉइंट, 1919 के अधिनियम के विशेषता के अंतर्गत तीसरा पॉइंट लिखिएगा। इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है, हुई है, हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही पहली बार भारत में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम
इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान किए गए थे। इस प्रावधान के तहत ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन इस प्रावधान के तहत ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में इस प्रावधान के तहत ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत सिख ईसाई इस अधिनियम के तहत सिख और सीकार होगा, सिख में दीर्घीकार आप दिए। इस अधिनियम के तहत सिख ईसाई और आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। फुल स्टॉप। इस अधिनियम में नेक्स्ट पॉइंट इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि यह अधिनियम भारत में सुचारू रूप से
लागू, सुचारू रूप से लागू हुआ है या नहीं, सुचारू रूप से लागू हुआ है या नहीं, इसकी जांच को लेकर, इसकी जांच को लेकर, इसकी जांच को लेकर 10 वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद एक वैधानिक आयोग, 10 वर्षों बाद एक वैधानिक आयोग वैधानिक आयोग एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। उसी में 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु ही 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु ही 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु ही लंदन में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, लंदन में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को 8 नवंबर 1927 ईस्वी को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग गठित, 7 सदस्यीय आयोग गठित हुआ जिसे साइमन कमीशन आयोग कहते हैं, जिसे साइमन कमीशन आयोग कहते हैं। जिसे साइमन कमीशन आयोग कहते हैं। इस आयोग में 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। उसी में कंटिन्यू, इस आयोग में 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग में 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिस कारण इस आयोग को श्वेत कमीशन आयोग भी कहा जाता है। जिस कारण इस आयोग को श्वेत कमीशन आयोग भी कहा जाता है। जिस कारण इस आयोग को श्वेत कमीशन आयोग भी कहा जाता है। जिस कारण इस आयोग को श्वेत कमीशन आयोग भी कहा जाता है, यानी व्हाइट मैन कमीशन, अंग्रेजी में व्हाइट मैन कमीशन, हिंदी में श्वेत कमीशन आयोग, अंग्रेजी में व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। चलिए, जहां तक हम आपको समझा दिए थे वहां तक हम आपको लिखा दिए हैं। अब इससे आगे आप समझिए और फिर लिखने की प्रक्रिया हम लोग आगे करेंगे और फिर याद करेंगे। ठीक है, तो अब समझिएगा। साइमन कमीशन आयोग, साइमन कमीशन आयोग की अगर बात की जाए तो साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को लंदन में हुआ। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने किया। सर जॉन साइमन के अलावे इसमें जो
6 अन्य सदस्य थे, बर्नॉन हार्टसॉन, लेनफेक्स, कैडेगन, बाथम, एटली, क्लीमेंट एटली, स्ट्रेथकोना, यही 6 अन्य सदस्य थे। 6 का नाम ले लिए हैं लगभग। स्ट्रेथकोना, बाथम, लेनफेक्स, कैडेगन, बर्नॉन हार्टसॉन और एटली, यही 6 अन्य सदस्य थे साइमन कमीशन आयोग के। यह आयोग भारत आया 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आयोग भारत पहुंचा और साइमन कमीशन आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और भारत में सर्वप्रथम मुंबई पहुंचा। साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ क्योंकि उसमें 7 के 7 अंग्रेज सदस्य थे, एक भी भारतीय सदस्य थे ही नहीं। इसी वजह से साइमन कमीशन आयोग का विरोध हुआ, लेकिन इसके बावजूद साइमन कमीशन आयोग काम किया और साइमन कमीशन आयोग काम करने के बाद अपना रिपोर्ट वर्ष 1930 में दिया। साइमन कमीशन आयोग अपना रिपोर्ट जब वर्ष 1930 में दिया, साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने को लेकर ही लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुए और फिर बाद में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। और इन 3 गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप ही भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। तो गौर से सुनिएगा आप इस बात को। 1919 का भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ। साइमन कमीशन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए 3, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। और इन 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ है। अर्थात जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना है वो साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट और 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप। एक बार फिर से इस लाइन को सुनिएगा। जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना है वह आपको साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट और 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही भारत शासन अधिनियम 1935 बनकर तैयार हुआ। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था, उस समय भारतीय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड वेलिंगटन। भारतीय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड वेलिंगटन और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्टैनले ब्लैडविन। स्टैनले ब्लैडविन। और यह जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें प्रस्तावना का अभाव था, परंतु ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अभी तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर जितने भी एक्ट पारित किए हैं, उन सभी एक्टों में अगर देखा जाए तो उन सभी एक्टों में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम जब पारित हुआ तो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर यह कहा कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ है। फिर उस समय कांग्रेस में बोलवाला था किसका? तो उस समय कांग्रेस में बोलवाला था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी के अधिकार पत्र की संज्ञा दिया और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा कि यह अधिनियम अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित है। मतलब यह कहा कि इस अधिनियम में इंजन ही नहीं है लेकिन ब्रेक लगाने के अनेकों प्रावधान है। और जब इंजन ही नहीं है तो क्या वो गाड़ी चल सकता है? और जब गाड़ी चल ही नहीं सकता है तो ब्रेक का क्या महत्व? ब्रेक का कोई महत्व नहीं है। ब्रेक का महत्व कब होता? ब्रेक का महत्व तब होता है जब गाड़ी चल रही होती है। गाड़ी को रोकने के लिए, स्लो करने के लिए ब्रेक का प्रयोग होता है। लेकिन जिस
गाड़ी में इंजन ही ना हो वो गाड़ी चल ही नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के जो है इस अधिनियम की 1935 के भारत शासन अधिनियम की आलोचना जो है आपको कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। और वर्ष 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और वर्ष 1936 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हो रहे वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि हम भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार करते हैं। तो कांग्रेस ने अपने 1936 के लखनऊ अधिवेशन के जरिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को अस्वीकार किया। 1935 के भारत शासन अधिनियम को अस्वीकार किया, लेकिन फिर भी यह अधिनियम लागू हुआ। और इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की जो कई सारी विशेषताएं हैं उसमें पहला यह है कि इस अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर इन तमाम वर्गों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन हम आपको पिछले क्लास में समझाए हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। 1935 के तहत आपको दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। वही 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो इस अधिनियम की पहली विशेषता तो यह है। फिर इस अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया कि प्रांतों में अर्थात राज्यों में एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा। तो प्रांतों में लोक सेवा आयोग का गठन होगा, इसको लेकर प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। इसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका होगी, मतलब राज्य में जो विधानसभा विधान परिषद होगा, इसको लेकर के प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को लेकर प्रावधान किया गया, जिसके तहत लोकसभा राज्यसभा आता है। वही राज्यों में 2 सदनों वाली विधायिका होगी, इसको लेकर के प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। विधान सभा और विधान परिषद की जो है आपको बातें की गई। इसके अलावे इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा, जिसे भारतीय संघ कहा जाएगा। अर्थात 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना हो सके, इसको लेकर के प्रयास किया गया। लेकिन ध्यान दे कि इसमें यह भी कहा गया था कि जो देसी रियासत है वह अगर भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है तो वह हो, और अगर नहीं होना चाहता है तो वह नहीं हो। तो हुआ ये कि जो देसी रियासत थे, देसी रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया, जिस वजह से भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ पाया। इसके अलावे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांत से द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्ता की स्थिति प्रदान की गई, जिसे प्रांतीय स्वायत्ता कहा जाता है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता ही है। और इसके बाद जब प्रांतों से द्वैध शासन का अंत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कर दिया गया, तो 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाएगा। अर्थात 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को जो है आपको लागू किया गया। इसके अलावे आपको 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो आपको एक संगठन अस्तित्व में आया था, आपको भारत सचिव का पद, और भारत सचिव के पद को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक 15 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसे हम लोग कहते थे भारत परिषद। उस भारत परिषद के अंत करने को लेकर प्रावधान 1935 के भारत
शासन अधिनियम में किया गया, अर्थात 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत परिषद को खत्म कर दिया गया। भारत परिषद नामक संगठन को जो है खत्म कर दिया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना को लेकर प्रावधान किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 ईस्वी में। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही यह भी प्रावधान किया गया था कि भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा और फिर भारत से बर्मा अलग हुआ। इसके अलावे आपको प्रांतों में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होंगे, यह प्रावधान भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया था और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव हुए और पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव वर्ष 1937 ईस्वी में हुए और पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव जो वर्ष 1937 ईस्वी में हुए, उस समय भारत में प्रांतों की संख्या हुआ करती थी 11 में से 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, 3 प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस 5 + 3 8 प्रांत में सरकार का गठन किया। लेकिन कांग्रेस 3 प्रांत में सरकार का गठन नहीं कर पाया था। वो 3 प्रांत था बंगाल, पंजाब और सिंध। सिंध में मिलीजुली सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। इसके अलावे जो 8 अन्य प्रांत थे, जैसे उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत हो गए, फिर मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, फिर आपको संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बिहार हो गया, ओडिशा हो गया, असम हो गया। ये तमाम ऐसे प्रांत हुए जहां पर कांग्रेस ने अपने सरकार का गठन किया, तो ये सभी के सभी 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं हैं और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है 1935 भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो इस अधिनियम में 10 अनुसूची थी और 321 अनुच्छेद था। इस अधिनियम में 10 अनुसूची और 321 अनुच्छेद था और जब भारत का संविधान बनने लगा था तो भारत के संविधान में अधिकतर प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए हैं। और कहा जाता है कि लगभग 250 के आसपास अनुच्छेद भारत के संविधान में मूल तौर पर जो 395 अनुच्छेद है, उसमें से 250 के आसपास अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। यही कारण है कि भारत के संविधान को 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। समझ गए? तो ये बात है। तो ये सब चीज जो है आपको याद रखना है। अब नीचे से लिखना आप प्रारंभ कीजिए। हेडिंग मारिए भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 लिखिएगा। साइमन कमीशन आयोग ने अपना रिपोर्ट वर्ष 1930 ईस्वी में दिया। वर्ष 1930 ईस्वी में दिया। इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने हेतु लंदन में 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। लंदन में 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए।
लंदन में 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। लंदन में 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। लंदन में 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। फुल स्टॉप। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुए। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। फुल स्टॉप। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। फुल स्टॉप। इस अधिनियम में 321 धाराएं 321। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूची थी। लेकिन इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 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 फुल स्टॉप। इस अधिनियम के पारित होने के समय भारतीय वायसराय इस अधिनियम के पारित होने के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। फुल स्टॉप।
इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन थे, बोर्ड पे लिखे हैं। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन थे, उसी में इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन थे। 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 इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। 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 1 नंबर में, इस अधिनियम में कहा गया कि इस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर, इस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ बनाया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत भारत में, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत भारत में, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय शासन प्रणाली, इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया गया। लेकिन ध्यान रहे कि उसी में, लेकिन ध्यान रहे कि देशी रियासत संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिस कारण भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। जिस कारण भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका।
जिस कारण भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका, जिस कारण भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। नेक्स्ट 2 नंबर में प्रांत या राज्यों में, प्रांत या राज्यों में, प्रांत या राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, या संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान, के गठन को लेकर प्रावधान किया गया, के गठन को लेकर प्रावधान किया गया। अगला प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना को लेकर, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना को लेकर, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना को लेकर प्रावधान किए गए, प्रावधान किए गए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, उसी में, उसी में इस प्रावधान को लेकर, इस प्रावधान को लेकर, इस प्रावधान को लेकर, इस प्रावधान को लेकर, इस प्रावधान को लेकर उस समय के भारत के, उस समय के भारत के 11 प्रांतों में से, उस समय के भारत के 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, जो निम्न है। एक नंबर में बिहार, 2 नंबर में बंगाल, 2 नंबर में बंगाल, 3 नंबर में असम, 3 नंबर में असम, 4 नंबर में मुंबई, 4 नंबर में मुंबई, मुंबई, 5 नंबर में मद्रास, 5 नंबर में मद्रास, 5 नंबर में मद्रास, 6 नंबर में संयुक्त प्रांत, 6 नंबर में संयुक्त प्रांत, 6 नंबर में संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट
इस अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि इस अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि प्रांतों में इस अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे फुल स्टॉप। इस प्रावधान के तहत पहली बार इस प्रावधान के तहत पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव इस प्रावधान के तहत पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव इस प्रावधान के तहत पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव इस प्रावधान के तहत पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव वर्ष 1937 ईस्वी में हुए वर्ष 1937 ईस्वी में हुए वर्ष 1937 ईस्वी में हुए जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया जो निम्न है 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया जो निम्न है 1 बिहार ओडिशा असम बिहार ओडिशा असम बिहार ओडिशा असम मध्य प्रांत संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत संयुक्त प्रांत मद्रास मुंबई उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत मद्रास मुंबई उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत मद्रास मुंबई उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत नेक्स्ट इस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और स्वायत्तता की स्थिति प्रदान की गई और स्वायत्तता की स्थिति प्रदान की गई और स्वायत्तता की स्थिति प्रदान की गई जिसे
जिसे प्रांतीय स्वायत्तता, जिसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता ही है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता ही है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता ही है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता ही है। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता ही है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत, नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया था कि भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा। इस अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया था कि भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा। इस अधिनियम में ही यह प्रावधान किया गया था कि भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत भारत परिषद नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत भारत परिषद नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद नामक संस्था को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम में इस अधिनियम में इस अधिनियम में इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना को लेकर इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना को लेकर इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना को लेकर प्रावधान किए गए थे। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना को लेकर प्रावधान किए गए थे। इस अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना को लेकर प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट, एक मिनट, उसी में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट, इस अधिनियम में संघ सूची कॉस्ट में 59 विषय। इस अधिनियम में संघ सूची कॉस्ट में 59 विषय, 59 विषय, 59 5 पर 9 59। इस अधिनियम में संघ सूची कॉस्ट में 59 विषय, 59 5 पर 9 59 59 विषय कोमा कॉस्ट बंद कर दीजिएगा, फिर कोमा। राजसूची कॉस्ट में 54 विषय। राजसूची कॉस्ट में 54 विषय, 54 5 पर 4 54 विषय, 54 5 4
54 विषय। और समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची कॉस्ट में 36 तो इस अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान किए गए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान किए गए। साथ ही साथ वैसे विषय, साथ ही साथ वैसे विषय जो न संघ सूची में था, साथ ही साथ वैसे विषय जो न संघ सूची में था, न राज्य सूची में था, और ना समवर्ती सूची में था, और ना समवर्ती सूची में था, और ना समवर्ती सूची में था, उस विषय को अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत रखा गया। उस विषय को अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत रखा गया। उस विषय को अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत रखा गया और इस अधिनियम में उस विषय को अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत रखा गया और इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जो विषय अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आएगा, जो विषय अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आएगा, उस पर कानून बनाने का अधिकार, उस पर कानून बनाने का अधिकार उस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। गवर्नर जनरल को होगा। उस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को होगा। चलिए, लगभग लगता है सब लिखा ही दिए, कुछ छूटा भी है। राज्य विधान परिषद मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे, कुछ कुछ बकते रहती। वो लिखा दिए हैं, राज्य में द्विसदनीय विधायिका ना बोल रहे हैं। क्या जी कुछ छूटा है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है जी? पते नहीं चल रहा। ओ, आपको पता चल गया? हाँ, एगो लड़की को पता चला है क्या बोल रहा है। टाइम हो गया, ये बोल रहे हैं का? ओ, समझ गए। तो वो अगला चैप्टर में एक दूसरा चैप्टर वहां पे लिखाएं। सब बात एक ही चैप्टर में लिखाना सही बात नहीं ना है। चलिए सुनिए, अब आपको जितना समझाए हैं
उसको पढ़िए, फिर याद करवाएंगे। और बिट्टू सर अभी भी नहीं आए हैं, इसलिए मेरा ही क्लास होगा मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। जब आएंगे तो हम सूचित कर देंगे, जब आएंगे सर तो सूचित कर देंगे, आ जाएंगे। अब पता नहीं काहे नहीं आ रहे हैं। चलिए आए, चलिए पढ़िए, आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, इस सप्ताह में आ जाना चाहिए। आए, दलित महिला मजदूर को पृथक निर्वाचन ही नहीं लिखा है, लिखिए नहीं पॉइंट। एक और पॉइंट लिख लीजिए, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत दलित महिला और मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत दलित महिला और मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत दलित महिला और मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत दलित महिला और मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। दलित महिला और मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। दलित महिला और मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। चलिए अब पढ़िए, तो पढ़िए जल्दी। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं। पढ़ लिए। पढ़ लिए, जल्दी पढ़िए ना, पढ़ने भी नहीं होता है जी। बतियाने बोले, आई देखिए देखिए दोनों कैसे बतिया रहे हैं। हाँ बतिया लीजिए, खूब बतियाइए। पढ़ने न बोले हैं जी, बतिया रही है। पढ़ लिए जी, जल्दी पढ़िए।
है, पढ़ने नहीं बोले हैं, बतियाती है। कुछ लोग तो मुंह देख रहा है। पढ़ लिए जी। जल्दी पढ़िए ना, वो कितना टाइम लग रहा आज। बहुत लिखाती है। हो गया, दीजिए तो ये लड़की। चलिए आइए तो गुरुजी लोग याद करते हैं हम लोग। बताइए 1919 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जानते? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के भारत शासन अधिनियम के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। लॉयड 1919 के भारत शासन अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान कौन अधिनियम के तहत किया गया? 1919 केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान 1900। अब प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका 1935। प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका 1900। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका 1900। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया? 1919। 1900 प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। 1900 प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया 1935। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया 1935। क्लियर है? तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था आए, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था का अंत हुआ 1900। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1900। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लियोनस कर्टियस। लियोनस। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? लियोनस। डायरकी किसकी रचना है? लियोनस। इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई 1919। अप्रत्यक्ष 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1800। अप्रत्यक्ष 1900। याद रख लीजिए, अगले क्लास में चलेगा डंटा। समझ गए? चैप्टर मान के चलिए खत्म है, समझिए। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अगले क्लास में अगर इस चैप्टर का एक भी पॉइंट याद नहीं रहे, लड़का हो या लड़की, चलेगा डंटा। समझ गए? स्पेशल आधा घंटा रखेंगे डंटा चलाने का 12 बजे के बाद से। समझ गए? चलिए
आगे बताइएगा, किस अधिनियम के तहत महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया? 1919 महिलाओं को मतदान करने का अधिकार। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया। 1900 लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान। 1919 अब प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर प्रावधान। 1935 और संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के तहत कब हुआ? 1926 में। 1900 किस अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार? 1900 दलित महिला मजदूर को। 1900 मुसलमान को 1900 सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को। 1919 दलित महिला मजदूर को। 1900 अच्छा 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु कौन आयोग का गठन हुआ? साइमन आयोग। साइमन कमीशन आयोग अपनी रिपोर्ट कब दिया है? 1900 साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट और 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम बनकर तैयार हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1900। और जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था तो भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन। भारतीय वायसराय कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लैडविन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री। किस अधिनियम में यह कहा गया ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा? 1900 भारत में संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करने का प्रयास किस अधिनियम में किया गया? 1935 में किया गया। इसके बाद आगे बतलाइएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए? 1937 में। कब हुए? 1900 किस अधिनियम के तहत भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया? भारत परिषद नामक संस्था को समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया? 1900 संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1937 संघीय न्यायालय की स्थापना। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान 1900 और 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत जो विषय आता है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया? गवर्नर। किसे दिया गया? गवर्नर। तो आपका अगला क्लास कल नहीं बल्कि परसों है, ठीक है? बेटू सर नहीं आए। और इसके बाद टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, डेली टेस्ट आए बोले हैं ना जी? हाँ, तो सोमवार, बुधवार, शनिवार को होता है टेस्ट, दीजिए, समझे? और अपने आप को थोड़ा आंकिए। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। लड़का लोग इधर से निकलेंगे, लड़की इधर से निकलेंगे, कोई बीच में नहीं आएगा। लड़की के बीच में कोई नहीं आएगा, लड़की के बीच में कोई लड़का नहीं आएगा। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। और अगले क्लास में याद करके आइएगा, पहला चैप्टर पूरा पूछेंगे हम, आधा घंटा पूछने का रखेंगे और कूटेंगे, लाइन बाय लाइन याद करके आना है। चलिए, धन्यवाद।